एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की ओर से आप सभी को सुखद एवं समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं। मुझे याद है कि हमने वर्ष 2023 के शुरुआत में कहा था, वैश्विक महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन यह अभी भी ग्लोबल सेंट्रल बैंक के लक्ष्य से ऊपर ही रहेगी। हम रेट हाइकिंग साइकिल की चरम सीमा में हैं। विकास साल के खत्म होते होते धीमा हो जाएगा। चीन कोविड से बाहर निकल रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक चुनौतियों के कारण वहां ग्रोथ कम ही रहेगा। बाजार में तेजी आ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि रेट कट नजदीक है। भारत बुनियादी तौर पर अच्छी स्थिति में है, लेकिन वैश्विक विकास में मंदी के कारण जोखिम में आ सकता है। इसमें से कई बातों को आज भी दोहराया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि बाजार पहले भी इस जगह पर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस बार वो सही नहीं होंगे। लेकिन आइए हम इस मामले में थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाएं। फेड ने अपनी दिसंबर नीति में अत्यधिक नरमी दिखाई और इसे देखते हुए वित्तीय बाजार 2023 के समापन सकारात्मक रहे हैं। आज के समय में बाजार 2024 के दौरान यूएस फेड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कम 125 से 150 बेसिस पॉइंट तक की दर में कटौती की अनुमान लगाए बैठा है और इन उम्मीदों के साथ साल 2023 फिर से शेयर बाजार के लिए लाभदायक रहे। वहीं कमोडिटीज में गिरावट है और बॉन्ड्स के रिटर्न भी कुछ खास नहीं है। हमें दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संदेह है कि रिएक्शन कुछ ज्यादा ही हो गया है। ग्रोथ इन्फ्लेशन मिक्स निश्चित रूप से यह संकेत करते हैं कि रेट हाइक्स होने की संभावना अब कम है या रेट्स रुक जाने चाहिए। अमेरिकी इन्फ्लेशन 3% के करीब है और धीरे धीरे 2.5% होने की उम्मीद है। यूरोजोन इन्फ्लेशन ने नवंबर में 2.4% का आंकड़ा छुआ और वहां पर विकास दर में गिरावट का बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है। अमेरिका, चीन और भारत के अलावा लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप सहित कई और देशों में भी विकास की गति काफी धीमी हो गई है। डेवलप्ड मार्केट्स में बैंक लेंडिंग कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो सेंट्रल बैंक नहीं जान सकते और इसके बावजूद उन्हें तय करना होगा कि कटौती कब करनी है और कितनी करनी है। कटौती बहुत जल्द करने का मतलब यह होगा कि अगर इन्फ्लेशन में गिरावट का रुख जारी नहीं रहा तो वहां उन्हें तेजी से अपना रास्ता बदलना होगा और ऐसी स्थिति में अगर रेट हाइक्स फिर से शुरू हो जाती है तो वह ग्रोथ को धीरे धीरे फिर कमजोर कर सकती है। एक और जोखिम यह भी होगा कि अगर सेंट्रल बैंक्स लंबे समय तक रेट्स को नहीं कट करते हैं तो ग्रोथ बहुत ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। वर्तमान में जो आर्थिक परिदृश्य चल रहा है वह बेहद जटिल है। पहली बार ऐसा है कि बेरोजगारी में कोई बड़ी वृद्धि बिना हुए महंगाई में गिरावट आई है। वेतन वृद्धि सकारात्मक है, इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छे हैं और अब यह देखना होगा कि 2024 में भी ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहते हैं या नहीं। जैसे जैसे विकास की गति धीमी होगी, क्या इसके साथ कंपनियों में अंततः हायरिंग कम होगी? 2023 में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। क्या 2024 में एक्सेस सेविंग्स खत्म होंगे? क्या मॉनेटरी टाइटनिंग का असर ग्रोथ पे दिखेगा? दूसरी ओर राजकोषीय नीति में उतने प्रतिबंध नहीं है। चीन ने ग्रोथ बढ़ाने के लिए हाल ही में काफी कदम उठाए हैं। देखना है कि 2024 में इसका ग्रोथ पर और कमोडिटीज पर क्या असर रहता है। कुल मिलाकर मंदी तो आनी ही है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह ग्रोथ की मंदी क्या इतनी तीव्र और इतनी ज़्यादा होगी कि इससे जोखिम की भावना जन्म लेने लगे और सेंट्रल बैंक्स डीप और जल्द रेट कट्स देने लगे। जब तक रेट कट्स एकदम ही स्पष्ट रूप से नज़दीक न दिखे,
तब तक 2024 वित्तीय बाजार 2023 जैसा ही रह सकता है। अब भारत की बात करें तो 2023 का ग्लोबल मैक्रो बैकड्रॉप जैसा हमने साल के शुरू में सोचा था उससे थोड़ा बेहतर रहा। वैश्विक विकास सोचे गए अनुमान से बेहतर थे। भारत के एक्सपोर्ट्स में उतनी गिरावट नहीं थी जितनी हमें चिंता थी। ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग का भारत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। FII मनी आते रहे और रेट साल के अंत तक थोड़े कम ही हुए। अगर हम रेट्स की बात करें तो हम G-Sec रेट्स के बारे में अभी कह रहे हैं और पॉलिसी रेट भी कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं हुए। घरेलू स्तर पर टैक्स कलेक्शन अच्छे रहे जिसके कारण सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पा रही थी। स्टेट केपेक्स में काफ़ी अच्छा उछाल आया। 2023-24 के पहले 6 महीने में भारत का GDP ग्रोथ 7.7% था। भारत में चल रहे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और रियल एस्टेट रिकवरी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ने ग्रोथ को एक अच्छा रूप दे रखा है और 2024-25 में भी अगर ग्लोबल ग्रोथ में कोई भारी झटका नहीं आता है तो हमारा अनुमान है भारत का ग्रोथ भी 6 से 6.5% तक रह सकता है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार अपने फिस्कल कंसोलिडेशन एजेंडे पर कायम रहेगी और सेंटर के डेफिसिट को 2025-26 तक 4.6% तक ला पाएगी। पर फिस्कल कंसोलिडेशन के कारण अब यूं लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ग्रोथ थोड़े कम हो सकते हैं। दूसरी ओर रियल एस्टेट रिकवरी जारी रहेंगे। हेल्दी बैलेंस शीट का मतलब यह है कि वित्तीय क्षेत्र में क्रेडिट एक्सपेंशन की और क्षमता है। हमें वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 11 से 12% बैंक क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है। कंजम्पशन डिमांड कोविड के बाद कमजोर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ के कारण नौकरी बढ़ रही है। इससे धीरे धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आना चाहिए। हम शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत को लेकर अधिक सकारात्मक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2025 में फिर से नॉमिनल ग्रोथ सिंगल डिजिट के आंकड़े पर रह सकते हैं। 2023-24 में तो रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरने के कारण कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे रहे। क्या इसे 2024-25 में भी दोहराया जा सकता है? इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। भारतीय शेयर बाजार ने वर्ष 2023 में सकारात्मक प्रतिफल दिए हैं। वास्तव में इक्विटी ने पिछले 5 साल में बड़े सकारात्मक प्रतिफल दिए हैं। अतीत में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ट्विन डेफिसिट का मामला थी, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, जिसका मतलब यह था कि हर बार जब तेल के दाम बढ़ते थे या फेड रेट हाइक्स करते थे या अमेरिकी डॉलर बढ़ते थे तो उस समय भारत के पास हार्ड करेंसी की कमी हो जाती थी। पिछले कुछ सालों में RBI ने एक अच्छी मात्रा में FX रिजर्व्स इकट्ठे किए हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, टैक्स कलेक्शन सुधर रहे हैं और महंगाई एक दायरे में है, जिसके कारण सालाना रुपी वॉलेटिलिटी और डेप्रिसिएशन कम हो रहे हैं और इसलिए भारतीय इक्विटीज के प्रति मध्यम अवधि में एक आकर्षण बना हुआ है। मूल्यांकन और भावनाओं में अति उत्साह भारतीय इक्विटी के लिए एक निकट अवधि में थोड़ी समस्या का कारण है। यदि वैश्विक दरों में कटौती की चक्र शुरू हो जाती है तो हम देखेंगे कि RBI भी अपना रुख बदल देगी और भारत में भी कुछ रेट कट्स आ सकते हैं। हालांकि यह अगस्त से पहले नहीं होना चाहिए। हमारे इस कॉल में मौसम और क्रूड ऑयल की कीमत एक रिस्क है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि फेड रेट काटना शुरू करे। वित्तीय वर्ष 2025 में एक्सटर्नल अकाउंट बैकड्रॉप अनुकूल दिख रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट 2% से नीचे रह सकते हैं, लेकिन FDI इनफ्लो और ECB इनफ्लो कमजोर दिख रहे हैं, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में थोड़ा ही सरप्लस देखने को शायद मिले। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी ने आखिरकार
वित्तीय वर्ष 2024 के तीसरे क्वार्टर में अपने पोस्ट कोविड सरप्लसेस को समाप्त कर दिया है, जिसके कारण ओवरनाइट रेट्स ऊपर गए हैं। अगर हम आगे देखें तो एफएक्स इनफ्लो पर हमारा एक मॉडेस्ट आउटलुक है और हर साल लगभग 3 से 4 लाख करोड़ की करेंसी बैंक से बाहर निकलती है। इसके कारण लिक्विडिटी थोड़ा टाइट ही रहेगी। आरबीआई की मदद शायद जरूरी हो। डॉलर निकट अवधि में कमजोर रह सकते हैं, पर 2024 में हमें थोड़ा ऊंचे ही दिख रहे हैं। रुपए 83 से 85 के दायरे में जा सकते हैं। भारत में रियल रेट सकारात्मक है, फिस्कल आउटलुक भी ठीक ठाक है और अगले साल एक अच्छी मात्रा में एफआईआई से बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है और रेट साइकिल भी मैच्योर स्टेज पर पहुंच गए हैं। यह सब बातें फिक्स्ड इनकम एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ड्यूरेशन ऐड करने के लिए सकारात्मक है। निकट अवधि में हालांकि मनी मार्केट एसेट्स ज़्यादा लाभदायक प्रतीत होते हैं। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।